Good morning all of you. My name is Monu Chandra, Assistant Professor Guest Faculty Department of Library Information Science, पंडित सुंदर शर्मा, मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज का टॉपिक डिवाइस, अलग अलग क्लासिफिकेशन स्कीम्स में डिवाइस क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। किसी भी क्लासिफिकेशन में डिवाइस एक टूल होता है जिसका यूज़ किसी आइसोलेट को या किसी मेन क्लास में किसी आइसोलेट को अरे और चैन में हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड करने के लिए डिवाइस का यूज़ किया जाता है। एक्चुअली डिवाइस इज़ अ टूल इन द क्लासिफिकेशन स्कीम्स, जिसका यूज़ जो है वो नए आइसोलेट को फॉर्म करने में या फिर किसी जो आइसोलेट एग्जिस्टिंग है उसको इंडिविजुअल आइडेंटिटी प्रोवाइड करने में इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जनरली 4 प्रकार के मेजर डिवाइस हैं और एक और है सुपर इम्पोजिशन डिवाइस। तो इसको हम लोग एक एक बात करके स्टडी करेंगे। तो जनरली क्या होता है, किसी भी क्लासिफिकेशन स्कीम्स में न्यू आइसोलेट को ऐड करना, कहने का मतलब है कि नए नए सब्जेक्ट्स आते जा रहे हैं और उन सब्जेक्ट्स को नया जगह देना या नया नंबर प्रोवाइड करना, ये काम किसी क्लासिफिकेशन स्कीम का होता है। तो इसीलिए क्लासिफिकेशन स्कीम्स में हॉस्पिटैलिटी होना एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, जो कि सभी क्लासिफिकेशन स्कीम्स में जनरली पॉसिबल नहीं होता। ये जनरली कुछ क्लासिफिकेशन स्कीम्स में पॉसिबल होता है, लेकिन कुछ लिमिट तक लगभग सभी क्लासिफिकेशन स्कीम्स में पॉसिबल होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कोलन क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो कोलन क्लासिफिकेशन एक फैसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम्स है जिसको रंगनाथन ने 1933 में दिया था। और इस क्लासिफिकेशन स्कीम में हम देखते हैं कि लगभग 5 प्रकार के डिवाइसेस का यूज़ किया गया है, जो कि पहला है क्रोनोलॉजिकल डिवाइस, जियोग्राफिकल डिवाइस, सब्जेक्ट डिवाइस, अल्फ़ाबेटिकल डिवाइस और सुपर इम्पोजिशन डिवाइस। तो जनरली आप जब कोलन क्लासिफिकेशन स्कीम्स का स्टडी करेंगे तो वहाँ पे आप डिफरेंट मेन क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पे इस प्रकार का जो नोटेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। टू बी गॉड बाई CD, टू बी गॉड बाई GD, टू बी गॉड बाई SD। कहने का मतलब है कि आप मेन क्लास के साथ में क्रोनोलॉजिकल डिवाइस का यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा जियोग्राफिकल डिवाइस का यूज़ करेंगे और उसके अलावा सब्जेक्ट डिवाइस का यूज़ करेंगे। तो इन सभी डिवाइसेस के बारे में एक एक करके हम स्टडी करेंगे कि एक्चुअल में ये डिवाइसेस का इंपॉर्टेंस क्या है इस क्लासिफिकेशन स्कीम्स में और क्या इसका यूज़ होता है। इसी सीक्वेंस में पहला है क्रोनोलॉजिकल डिवाइस। तो जब किसी मेन क्लास के किसी आइसोलेट के साथ में या फिर मेन क्लास के साथ में किसी टाइम का जिक्र हो, कहने का मतलब है कि किसी टाइटल में, किसी बुक के टाइटल में कोई समय का जिक्र हो या कोई सेंचुरी का जिक्र हो या कोई ईयर का जिक्र हो, तो वहाँ पे हम क्रोनोलॉजिकल डिवाइस का यूज़ किया जाता है। ये जो है क्रोनोलॉजिकल डिवाइस एक नए आइसोलेट को सॉल्व करने में हमारी सहायता करता है। पहला, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर, मान के चलिए इनकी कोई लिखी हुई बुक है। अब इसको आपको नंबर प्रोवाइड करना है, तो यहाँ पे नंबर कैसे प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे ओ जो है वो मेन क्लास को डिनोट करता है, जो कि लिटरेचर है। हम लोग जानते हैं कि जो लिटरेचर्स जो होते हैं, किसी की रचना हो गई या ऑटोबायोग्राफी, तो ये सब लिटरेचर मेन क्लास में इंक्लूड किए जाते हैं। तो लिटरेचर को हम लोग कोलन क्लासिफिकेशन में ओ से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया ओ, लिटरेचर का सिंबल। फिर कॉमा पर्सनालिटी के यूज़ किया जाता है। फिर 157, 1M61। तो यहाँ पे जो 61 है और M जो लगा है ये क्रोनोलॉजिकल डिवाइस है। एक्चुअल में ये तो टाइम आइसोलेट है, लेकिन यहाँ पे टाइम आइसोलेट को एज अ पर्सनालिटी की तरह यूज़ किया गया है, इसलिए यहाँ पे कॉमा लगा है, ना कि डॉट। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे M61 जो है ये समय बता रहा है 1861 को, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म तिथि है। तो हम जान सकते हैं कि एक्चुअल में इट इज़ अ टाइम आइसोलेट, बट यहाँ पे रंगनाथन ने इसको यहाँ पे पर्सनालिटी की तरह कंसिडर किया है, इसलिए यहाँ पे M61 का यूज़ किया गया है। यहाँ पे भी हम लोग देख पा रहे हैं कि जो मेन क्लास मेडिकल साइंस है वहाँ पे आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी और होम्योपैथी, ये डिसीज़ का इलाज करने के तरीके हैं। यूनानी से भी सिद्धा और होम्योपैथी और आयुर्वेदा। तो यहाँ पे जो अल्फ़ाबेटिकल जो टर्म यूज़ किया गया है BCD और L, यहाँ पे जो L दिख रहा है वाइट कलर में जो दिख रहा है वो मेन क्लास है, और यहाँ पे BCD और L इसको मैंने अलग कलर में किया है, जो कि क्रोनोलॉजिकल डिवाइस को रिप्रेजेंट कर रहा है।
यहाँ पे B का मतलब अलग है, C का मतलब अलग है और D का मतलब है और L का मतलब। तो जो अलग अलग समय में अलग अलग जो ट्रीटमेंट हैं वो डेवलप हुए हैं, तो उनके अकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकली डिवाइस यहाँ पे अरेंज है। B का मतलब आप टाइम आइसोलेट में जाके देखेंगे, C का मतलब देखेंगे और D का मतलब देखेंगे, तो वो उस समय में किए गए जो इलाज हैं उनको इस प्रकार से क्रोनोलॉजिकल डिवाइस की तरह यूज़ किया गया है। इसके अलावा क्रोनोलॉजिकल डिवाइस जो है वो मैथमेटिक्स, जिसको कोलन क्लासिफिकेशन में B लिखा जाता है, इसके अलावा फाइन आर्ट्स, साइकोलॉजी, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, यहाँ पे भी आपको टाइम आइसोलेट का यूज़ देखने को मिलेगा। फिर है जियोग्राफिकल डिवाइस। तो जियोग्राफिकल डिवाइस जो होता है, जब किसी मेन क्लास के साथ में किसी जगह का या किसी जगह के बेस पे किसी टाइटल को आइडेंटिफाई करना है या किसी जगह के बेस पे किसी टाइटल को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करना है, तो वहाँ पे हम जियोग्राफिकल डिवाइस का यूज़ करते हैं। यहाँ पे कुछ जियोग्राफिकल डिवाइसेस का एग्जांपल के रूप में मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे पहला है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जब इस टाइटल को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इस टाइटल को जब एनालिसिस करते हैं तो हमें समझ में आता है कि इंडिया जो है एक प्रकार का जगह है जिसको हम लोग जियोग्राफिकल लोकेशंस बोल सकते हैं। और यहाँ पे इसको कोलन क्लासिफिकेशन में एज अ स्पेस आइसोलेट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये होना चाहिए कि स्पेस के लिए हम लोग डॉट का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे डॉट 44 क्यों नहीं है? तो इसका रीज़न ये है कि रंगनाथन ने यहाँ पे जो स्पेस आइसोलेट है उसको एज अ पर्सनालिटी की तरह ट्रीट किया है, इसलिए यहाँ पे V44 जो 44 है वो इंडिया का नंबर है। और चूंकि इसको पर्सनालिटी की तरह यूज़ किया गया है, और हम जानते हैं कि जब मेन क्लास में डायरेक्ट पर्सनालिटी जब आता है मेन क्लास के साथ में, तब वहाँ पे कोई भी कनेक्टिंग सिंबल का यूज़ नहीं किया जाता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो V के साथ में जो 44 है इंडिया का नंबर है, वो डायरेक्टली उसको 8 कर दिया गया है बिना किसी कनेक्टिंग सिंबल के। तो यहाँ पे जो 44 है ये है जियोग्राफिकल आइसोलेट, या सॉरी ये यूज़ है जियोग्राफिकल डिवाइस का, ये एप्लीकेशन है, यहाँ पे यूज़ किया गया है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, ब्रिटिश लॉ। इस टाइटल का जब एनालिसिस करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये जो मेन सब्जेक्ट जाएगा लॉ में, क्योंकि यहाँ पे लॉ की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पे कहाँ की लॉ की बात की जा रही है? तो ब्रिटिश। तो ब्रिटिश जो है यहाँ पे उसके लिए जियोग्राफिकल आइसोलेट का यूज़ किया गया है 56, और इसको भी एज ए पर्सनालिटी की तरह ट्रीट किया गया है, इसलिए यहाँ पे डॉट का जो सिंबल है वो मिसिंग है। और चूंकि मेन क्लास के साथ में, मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब मेन क्लास के साथ में पर्सनालिटी डायरेक्टली जब उसको जोड़ा जाता है तो डॉट है उसका यूज़ नहीं किया जाता है। इसके अलावा उसको ऐसे पर्सनालिटी की तरह ट्रीट किया गया है, इसलिए डॉट का यूज़ नहीं है। और मेन क्लास के साथ में डायरेक्टली पर्सनालिटी आ रहा है, इसलिए वहाँ पे कॉमा का भी यूज़ नहीं किया गया है। इसी तरीके से कुछ दूसरे एग्जांपल्स भी हैं, इस साइड में मैंने लिखा हुआ है इंडियन म्यूज़िक, फिर है जर्मन फिलॉसफी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो मेन क्लास है ये म्यूज़िक का है, उसके अलावा जो 44 है वो इंडिया का नंबर है, और इसके साथ में भी कोई कनेक्टिंग सिंबल का यूज़ नहीं किया गया है। और यहाँ पे एक और एग्जांपल है जर्मन फिलॉसफी करके, तो ये फिलॉसफी का नंबर है, और ये 55 जो है वो जर्मनी का है, इसीलिए यहाँ पे कोई भी डॉट का यूज़ भी नहीं किया गया है, क्योंकि ये जियोग्राफिकल डिवाइस है। अब देखते हैं नेक्स्ट डिवाइस, फिर है अल्फ़ाबेटिकल डिवाइस। अल्फ़ाबेटिकल डिवाइस का यूज़ किसी पर्टिकुलर चीज़ों को यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके लिए हम उस आइसोलेट के नाम का पहला 2 लेटर या फिर 3 लेटर जनरली यूज़ किया जाता है अल्फ़ाबेटिकल डिवाइसेस में। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने दिया हुआ है। पहला है मारुति मोटर कार। यहाँ पे मारुति मोटर कार का नंबर है D93CM। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, अगर मैं बोलूँ कि मोटर कार का नंबर क्या है, तो यहाँ पे मोटर कार का नंबर ये ही है D936, लेकिन इसको यहाँ पे हमारे पास टाइटल है मारुति मोटर कार। तो मारुति के लिए यहाँ पे हम अल्फ़ाबेटिकल का एक टर्म M यूज़ किए हैं। उसी तरीके से हीरो साइकिल के लिए HE यूज़ किया गया है। यहाँ पे मैंने कुछ स्पेस लगाए हैं, एक्चुअल में ये नंबर में के बीच में ज़्यादा स्पेस होता नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेस लगाया है, और जो यहाँ पे अल्फ़ाबेट जो यूज़ किए गए हैं उनको डिफरेंट कलर से डिनोट किया है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर इसी टाइटल को हम जब दशमलव वर्गीकरण पद्धति या फिर डिवाइड डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम से बनाते तो हमारे पास यही नंबर निकल के आता, लेकिन चूंकि हम बात कर रहे हैं कोलन क्लासिफिकेशन स्कीम्स की, ये जो डिवाइसेस हैं ये कोलन क्लासिफिकेशन स्कीम्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग अल्फ़ाबेटिकल डिवाइस
का यूज़ करके एम जो है वो मारुति का एम यहाँ से यहाँ पे यूज़ किया गया है, ताकि ये चीज़ें स्पेसिफाई हो सके कि ये जो नंबर है वो पर्टिकुलरली मारुति मोटर कार का ही जिक्र कर रहा है। पर उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल है हीरो साइकिल। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि D5125 ये जो है वो साइकिल का नंबर है। यहाँ पे जो टाइटल है वो हीरो साइकिल को डिनोट कर रहा है। हम जानते हैं कि साइकिल के भी अलग अलग कंपनी होते हैं, तो यहाँ पे हीरो साइकिल की बात की गई है, इसीलिए यहाँ पे HE जो अल्फ़ाबेटिकल है उसका यूज़ किया गया है। यहाँ पे फिर देख सकते हैं इस साइड में है हरकुलिस साइकिल। तो हरकुलिस साइकिल का जब नंबर लिया जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो साइकिल का नंबर है और यहाँ पे जो साइकिल का नंबर है D5125 और यहाँ पे भी है D5125, ये दोनों कॉमन है, दोनों का नंबर सेम है। यहाँ से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि दोनों का जो नंबर है वो सेम है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करने के लिए कुछ अल्फ़ाबेटल लेटर का यूज़ किया गया है, जैसे यहाँ पे HER का और यहाँ पे HE का। तो यही जो है वो आपका अल्फ़ाबेटिकल डिवाइस है। कल्याण व्हीट एक गेहूं है जो कि कल्याण के नाम से जाना जाता है। अब अलग अलग प्रकार के गेहूं हैं, अलग अलग वेराइटीज़ के हैं, तो गेहूं का जनरली नंबर हमारा यही आएगा। इसका मेन क्लास जो है वो एग्रीकल्चर को डिनोट करता है, क्योंकि जब हम किसी फसल के बारे में बात करते हैं तो वो एग्रीकल्चर में मेन क्लास एग्रीकल्चर के अंदर में ही जाता है, न कि बॉटनी में। और यहाँ पे जब हम साइकिल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे साइकिल की बात कर रहे हैं, मोटर कार की बात कर रहे हैं, तो ये सब जो है वो इंजीनियरिंग में जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि गेहूँ का जो नंबर है वो J382 है, लेकिन यहाँ पे हम कौन से गेहूं की बात कर रहे हैं, तो कल्याण गेहूं की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसीलिए एक टर्म यूज़ किया गया है, एक अल्फ़ाबेट यूज़ किया गया है K, जो कि स्पेसिफाई कर रहा है कि ये जो नंबर है वो पर्टिकुलरली कल्याण व्हीट के बारे में डिस्कस कर रहा है। फिर दूसरा एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं, फिर इसी तरीके से दूसरा हम लोग एग्जांपल लेके चलते हैं बासमती राइस। तो राइस का नंबर होगा J381। चूँकि यहाँ पे बासमती के राइस की बात की जा रही है, तो इसीलिए यहाँ पे एक लेटर यूज़ किया गया है B, जो कि डिनोट कर रहा है कि ये बासमती राइस है। दशहरी मैंगो, इसी प्रकार से दशहरी आम का यहाँ पे जो नंबर है वो J3751 होगा। तो यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि जो लास्ट में जो एक अल्फ़ाबेट यूज़ किया गया है D, वो दशहरी मैंगो को डिनोट कर रहा है। अब इसी तरीके से हम आगे चलते हैं अगले डिवाइस की ओर। फिर है सब्जेक्ट डिवाइस। सब्जेक्ट डिवाइस जब किसी मेन क्लास के साथ में या फिर मेन क्लास के आइसोलेट के साथ में किसी दूसरे सब्जेक्ट का जिक्र होता है, तो वहाँ पे हम सब्जेक्ट डिवाइस का यूज़ करते हैं। बेसिकली सब्जेक्ट डिवाइस का यूज़ करने के लिए हमें सर्कुलर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं जब हम सब्जेक्ट डिवाइस का यूज़ करते हैं। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है लाइब्रेरी साइंस के मेन क्लासेस का। यहाँ पे जैसे कि है मेडिकल कॉलेज लाइब्रेरी, तो जब हम इस टाइटल को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आता है कि ये लाइब्रेरी के टाइप्स को डिस्क्राइब कर रहा है। Actually, medical college library means a library deals with the medical subjects. किसी मेडिकल सब्जेक्ट्स का जो लाइब्रेरी है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो जब यहाँ पे मेडिकल कॉलेज लाइब्रेरी है, ये एक स्पेशल टाइप का लाइब्रेरी है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेडिकल साइंस के सब्जेक्ट्स का ही बुक रखा जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक दूसरे सब्जेक्ट का जिक्र हो रहा है, मेडिकल, जो कि मेडिसिन या फिर मेडिकल साइंस से जाता है, जिसको कोलन में एल से हम लोग डिनोट करते हैं। और यहाँ पे लाइब्रेरी की भी बात की गई है, तो ये डिनोट कर रहा है लाइब्रेरी साइंस को, जिसको लाइब्रेरी साइंस को हम लोग 2 से डिनोट करते हैं कोलन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 हो गया पहले, जो कि लाइब्रेरी साइंस का नंबर है। फिर 3 जो है वो टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज है, और यहाँ पे कॉमा का यूज़ नहीं किया गया है क्योंकि जो मेन क्लास के साथ में जो पर्सनालिटी है वो डायरेक्टली आ रहा है, इसलिए हम लोग मेन क्लास के साथ में कॉमा का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये है 2 हो गया मतलब कि लाइब्रेरी साइंस, 3 हो गया टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज, उसमें से फिर सर्कुलर ब्रैकेट का यूज़ किया गया है और यहाँ पे एल का लिखा गया है, एल जो कि मेन क्लास मेडिसिन को डिनोट कर रहा है, इसीलिए एल का यूज़ किया गया है। फिर यहाँ पे दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं साइकोलॉजी ऑफ लाइब्रेरियंस। तो साइकोलॉजी अपने आप में एक नया सब्जेक्ट, अलग सब्जेक्ट है, और लाइब्रेरियंस जो है वे अलग सब्जेक्ट है। तो दोनों सब्जेक्ट को ऐड करने के लिए यहाँ पे फिर से सब्जेक्ट डिवाइस का यूज़ किया गया है, जिसको सर्कुलर ब्रैकेट में लिखा गया है।
एस जो है वो साइकोलॉजी का है, जिसको हम लोग जनरली कोलन क्लासिफिकेशन में एस से डिनोट करते हैं साइकोलॉजी को। और यहाँ पे 2 जो है वो लाइब्रेरियंस के लिए है, जो लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड है, इसीलिए ब्रैकेट में 2 का यूज़ किया गया है। इसी तरीके से हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं, इंजीनियरिंग लाइब्रेरी। तो ये भी स्पेशल टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज है। तो यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि ये जो लाइब्रेरी साइंस से डिनोट करता है, इसीलिए 2 लिखा हुआ है। और इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे अल्फ़ाबेट यूज़ किया गया है डी, जो कि मेन क्लास से उठा के रखा गया है। और यहाँ पे ये सर्कुलर ब्रैकेट है, मैंने पहले बताया है कि वो सब्जेक्ट डिवाइस का एक सिंबल होता है, इसको डिनोट करने के लिए सर्कुलर ब्रैकेट में ही यूज़ किया जाता है। फिर उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है हिंदू लॉ। तो हिंदू लॉ के लिए जेड जो है वो लॉ है, जो मेन क्लास लॉ को डिनोट कर रहा है। और हिंदू जो है वो रिलीजन से रिलेटेड है, हिंदू जो है वो एक धर्म है, तो इसका मेन क्लास जो होगा वो रिलीजन होगा। और कोलन क्लासिफिकेशन में रिलीजन को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, इसीलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप कि क्यू को सर्कुलर, Q2 को सर्कुलर ब्रैकेट में यूज़ किया गया है। बेसिकली ये सब डिवाइसेस जो हैं वो कोलन क्लासिफिकेशन में यूज़ किया जाता है, जहाँ पर आपको चैन और अरेस में हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड करने के लिए, या फिर किसी आइसोलेट को इंडिविजुअल आइडेंटिटी प्रोवाइड करने के लिए डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है, या फिर नए आइसोलेट बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट डिवाइस की ओर। नेक्स्ट है सुपर इम्पोजिशन डिवाइस। एक अलग प्रकार का डिवाइस है। सुपर इम्पोजिशन डिवाइस का जनरली यूज़ किसी एक ही फैसेट के जब 2 आइसोलेट जब किसी मेन क्लास में या फिर किसी टाइटल में एक साथ आ रहे हो। कहने का मतलब है कि जब किसी एक ही फैसेट के 2 आइसोलेट एक साथ किसी टाइटल में अपीयर हों, तो वहाँ पे हम लोग सुपर इम्पोजिशन डिवाइस का यूज़ किया जाता है। और सुपर इम्पोजिशन के डिवाइस का कनेक्टिंग सिंबल जो है वो हाइफन होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हाइफन है, ये सुपर इम्पोजिशन डिवाइस है। इसमें हाइफन यूज़ किया जाता है कनेक्टिंग सिंबल की तरह ट्रीट करने के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ यूज्ड फॉर डिनोटिंग द 2 और मोर आइसोलेट ऑफ द सेम फैसेट और रिलेशन बिटवीन 2 आइसोलेट ऑफ द सेम अरे। कहने का मतलब है कि यदि 2 आइसोलेट एक ही अरे के हों या फिर 2 से अधिक आइसोलेट हैं, तब इस डिवाइस का हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने दिया हुआ है। पहला है वर्किंग क्लास वुमेन। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि वर्किंग क्लास जो है वो और वुमेन दोनों एक ही फैसेट के आइसोलेट्स हैं और दोनों पर्सनालिटी में ही पाए जाते हैं, इसलिए हम लोग Y जो है वो मेन क्लास को डिनोट कर रहा है। और यहाँ पे 1, 5 और 4, 9 दोनों एक ही फैसेट्स के हैं, इसलिए दोनों का नंबर, जो फैसेट्स पहले आएगा उसका नंबर पहले प्रोवाइड किया जाएगा, देन दूसरे वाले का नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए 1, 5 जो है वो पहले फैसेट नंबर दिया गया है। फिर दोनों के बीच में हाइफन यूज़ किया गया है। मैंने पहले बताया था कि सुपर इम्पोजिशन डिवाइस के लिए हाइफन को एज ए कनेक्टिंग सिंबल की तरह हम लोग यूज़ करते हैं। फिर दूसरा है 4, 9। ये जो 4, 9 है वो वुमेन का नंबर है और 1, 5 जो है वो वर्किंग क्लास का नंबर है। इस तरीके से दूसरा हम लोग एग्जांपल देखते हैं ब्लाइंड चिल्ड्रन। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ब्लाइंड जो है वो भी पर्सनालिटी है, चिल्ड्रन जो है वो भी पर्सनालिटी है। इसलिए हम लोग यहाँ पे ब्लाइंड का नंबर पहले लगा है, देन चिल्ड्रन का नंबर लगा है और दोनों के बीच में हाइफन का यूज़ किया गया है एज ए कनेक्टिंग सिंबल। फिर एक और एग्जांपल ले सकते हैं हेयर्स ऑफ हेड। तो यहाँ पे जो हेयर्स हैं और हेड हैं दोनों मेडिकल साइंस में आते हैं, इसीलिए एल जो है वो मेडिकल साइंस का नंबर है कोलन क्लासिफिकेशन में। फिर 1, 8 जो है वो हेयर का नंबर है और 881 जो है वो हेड का नंबर है, इसलिए दोनों के बीच में हाइफन का यूज़ किया गया है। और चूंकि दोनों पर्सनालिटी है, इसलिए दोनों के साथ में कोई भी कनेक्टिंग सिंबल का मेन क्लास के साथ यूज़ नहीं किया गया है। फिर हम लोग दूसरा एग्जांपल देख पा रहे हैं कि वर्किंग एजुकेशन एट यूनिवर्सिटी लेवल, वुमेन क्लास रूरल वर्किंग वुमेन। वुमेन एजुकेशन एट यूनिवर्सिटी लेवल पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो टी है वो एजुकेशन को डिनोट कर रहा है। मेन क्लास अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कोलन क्लासिफिकेशन गूगल में जाके आप सर्च करिए कि कोलन क्लासिफिकेशन 6th रिवाइज्ड एडिशन PDF करके आपको फ्री में कोलन क्लासिफिकेशन मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप जाएंगे तो शेड्यूल में आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से मेन क्लास का कनेक्टिंग सिंबल क्या होता है। और वहाँ पे जो मेन क्लासेस हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन के बेस पे अरेंज किया गया है, जिसको हम लोग जनरली पैटर्न एक पढ़ा जाता है एप्रीपा पैटर्न, उसके बेस पे वो मेन क्लास अरेंज है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं टी का मतलब जो होता है वो एजुकेशन होता है और 5 का जो मतलब है वो वुमेन को बता रहे हैं और 4 का मतलब यूनिवर्सिटी है। तो दोनों के बीच में हाइफन यूज़ किया गया है।
क्योंकि यहाँ पे 2 आइसोलेट हैं इसलिए 2 अलग अलग नंबर्स हैं। अब एक और एग्जांपल देख चलते हैं जहाँ पे 3 आइसोलेट हैं। मैं बताया था कि यहाँ पे 2 या 2 से अधिक। तो यहाँ पे है मिडिल क्लास रूरल वर्किंग वुमेन। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि y जो है वो मेन क्लास का नंबर हो गया, और 1-5 जो है वो मिडिल क्लास का हो गया, 3-1 रूरल का हो गया, और वर्किंग वुमेन का नंबर है वो 4-9 है। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं वुमेन का नंबर 4-9 है, और यहाँ पे भी है। और तीनों आइसोलेट को हाइफन के द्वारा जोड़ा गया है मेन क्लास के साथ में। सो ये था आपका सुपर इम्पोजिशन डिवाइस। ये जो 5 डिवाइस हैं इनका यूज़ कोलन क्लासिफिकेशन स्कीम में किया जाता है। जब आप कोलन क्लासिफिकेशन का PDF फ्री में डाउनलोड करके वहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि कहीं कहीं पे इस प्रकार का नोटेशन आपको दिया रहता है। अब हम आते हैं ये वाले स्लाइड पे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि डिवाइस का यूज़ कैसे करना है, उसका रूल जो है वो कोलन क्लासिफिकेशन के आप कोलन क्लासिफिकेशन के फर्स्ट पार्ट में आपको मिलेगा। हम जानते हैं कि कोलन क्लासिफिकेशन जो है वो इसको 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। हालांकि बुक एक ही रहेगा, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। सो ये आप देख पा रहे हैं ये कोलन क्लासिफिकेशन है। इसके 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में रूल्स दिया गया है, सेकेंड पार्ट में शेड्यूल्स हैं, और थर्ड पार्ट में जो है वो क्लासिक्स एंड सेक्रेट बुक्स के जो है वो लिस्ट है वो दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप जाएंगे मेन क्लास में तो वहाँ पे इस टाइप का आपको नोटेशन देखने को मिलेगा, टू बी गॉट बाई CD। तो CD का मतलब है क्रोनोलॉजिकल डिवाइस, और GD का मतलब है जियोग्राफिकल डिवाइस, और SD का मतलब है सब्जेक्ट डिवाइस। तो इसका PDF आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। वहाँ पे अलग अलग यहाँ पे इंडेक्स में आप जाके देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो डिवाइसेस हैं वो DDC में भी यूज़ किया जाता है। कुछ डिवाइस जो है वो DDC में यूज़ किया जाता है, और उसके बारे में अभी हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। चूँकि DDC हम जानते हैं कि ये एक एनुमरेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम है। एनुमरेटेड का मतलब मैंने पीछे लेक्चर में आपको बताया था कि जब किसी क्लासिफिकेशन स्कीम्स में मेन क्लास के जो शेड्यूल हैं वो प्रॉपर शेड्यूल प्रोवाइड किए जाते हैं, और उसके अलावा एक लिमिट तक आप कुछ नए सब्जेक्ट्स बना सकते हैं। और उसके अलावा ये भी कहा जा सकता है कि एनुमरेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम में नया क्लास बनाना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि DDC एक एनुमरेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम है। मैं DDC बता देता हूँ आपको कैसे रहता है। ये आपका है DDC। चूँकि तीनों वॉल्यूम को एक साथ पकड़ना पॉसिबल नहीं है एक हाथ से, इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ शेड्यूल को लिया है। जब DDC की बात करते हैं हम लोग जानते हैं कि DDC का सबसे पहले 1876 में पब्लिश हुआ था। इसको बनाने वाले का नाम है मेलविल डिवे, आप जान रहे हैं। इसके 3 पार्ट हैं। पहला है टेबल, दूसरा है शेड्यूल, तीसरा है रिलेटिव इंडेक्स। तीसरा रिलेटिव इंडेक्स। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो शेड्यूल है। ये सेकंड नंबर का मैं रखा हुआ हूँ। ये है शेड्यूल। शेड्यूल में आपके जो मेन क्लास हैं उसको दिया गया है। ये 19वां एडिशन है। क्योंकि 19 के बाद जो वाले जो एडिशन है वहाँ पे जो शेड्यूल्स हैं उनको यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है आपका वो 4 पार्ट में डिवाइड हो गया है। तो चौथा पार्ट जो है वो शेड्यूल को ही यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। 000 से लेके 599 तक फर्स्ट पार्ट में, और दूसरे पार्ट में 600 से 999 तक। तो ये जो शेड्यूल है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। अब हम लोग जान सकते हैं कि DDC का ये एक पार्ट है शेड्यूल, और ये है कोलन क्लासिफिकेशन स्कीम। दोनों अलग अलग क्लासिफिकेशन स्कीम हैं, लेकिन डिवाइडेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम ये बहुत ज़्यादा मोटा है, जबकि ये सिर्फ इसका शेड्यूल है। इसके साथ में टेबल भी है और रिलेटिव इंडेक्स है, जो कि एक हाथ से पकड़ना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल को लिया है। और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं ये कोलन क्लासिफिकेशन स्कीम है। तो हम दोनों क्लासिफिकेशन स्कीम को देखेंगे तो ये ज़्यादा एडवांस क्लासिफिकेशन स्कीम है, जबकि ये 3 पार्ट जो है वो इसी में दिया हुआ है। इसके कोई अलग से और पार्ट नहीं है। और ये जो कोलन क्लासिफिकेशन स्कीम है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लासेस को बनाना इसमें पॉसिबल है, क्योंकि इसमें मिक्स नोटेशन का यूज़ किया गया है, और ये फैसेटेड नेचर का है, और ये एनिमरेटेड नेचर का है, और इसमें प्योर नोटेशन का यूज़ किया गया है। तो अब हम लोग देखते हैं कि
डीवे डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम में कौन कौन से प्रकार के डिवाइसेस का यूज़ किया गया है। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं पहला है 8 सब्जेक्ट डिवाइस। तो कई बार जब मेन क्लास के साथ में किसी सब्जेक्ट को ऐड करना रहता है या मेन क्लास के साथ में किसी दूसरे सब्जेक्ट को ऐड करना रहता है या दूसरे सब्जेक्ट आइसोलेट को ऐड करना रहता है, तो वहाँ पे सब्जेक्ट डिवाइस का हम लोग यूज़ करते हैं डीडीसी में। डीडीसी में सभी जगह पे सब्जेक्ट डिवाइस का यूज़ नहीं किया गया है, कहीं कहीं पे आपको ये देखने को मिलेगा। जब हम 2 सब्जेक्ट्स के नंबर को जब हम जोड़ते हैं तो वहाँ पे हम लोग जनरली सब्जेक्ट डिवाइस को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, बिब्लियोग्राफी या पॉलिटिकल साइंस। बिब्लियोग्राफी जो है वो अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है। एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा कि कोलन क्लासिफिकेशन और डीवे डेसिमल क्लासिफिकेशन को आप मिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों क्लासिफिकेशन स्कीम्स अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग थ्योरी और प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड हैं, और दोनों में जो मेन क्लासेस हैं वो अलग अलग हैं। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब बात करेंगे डीडीसी की तो आपको ये ध्यान में आना चाहिए कि इसमें जो मेन क्लास है वो 10 मेन क्लासेस में डिवाइड किया गया है। 000 से लेके 900 तक 10 मेन क्लासेस में। और कोलन क्लासिफिकेशन में ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, वहाँ पे आप जहाँ पे आप चाहें नया सब्जेक्ट्स का फॉर्मेशन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं हम, बिब्लियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस। तो बिब्लियोग्राफी जो है वो अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट हो जाएगा और पॉलिटिकल साइंस भी अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है। अब दोनों के नंबर को जोड़ना है। अब यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस की बिब्लियोग्राफी की बात की जा रही है। बिब्लियोग्राफी क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा कि बिब्लियोग्राफी एक जो बुक्स हैं उनका एक लिस्ट होता है जो किसी एक ही सब्जेक्ट के ऊपर पब्लिश किया गया हो, किसी एक ही ऑथर के द्वारा पब्लिश किया गया हो या किसी एक ही समय पे पब्लिश किया हुआ, तो इसको हम लोग बिब्लियोग्राफी बोलते हैं। तो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की बिब्लियोग्राफी की बात की जा रही है। तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं 016, ये आपका बिब्लियोग्राफी का नंबर है। और वहाँ पे आप जाएंगे तो डीडीसी में इस प्रकार का नोटेशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 100 से लेके 900 तो बेस नंबर, ये वाला नंबर आपका यूज करना है 016। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देके भी बताया गया है, बिब्लियोग्राफीज ऑफ फिलॉसफी 016.1, ये आपका पेज नंबर दिया गया है। 14 नंबर पेज में आप जब जाएंगे शेड्यूल के मेन क्लास वाले में तो वहाँ पे ये नोटेशन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देके बताया गया है बिब्लियोग्राफी ऑफ फिलॉसफी। तो फिलॉसफी का नंबर जो होता है मेन क्लास का 100 होता है। चूँकि यहाँ पे बेस नंबर ऐड करने के लिए बोल रहा है 0, 1 और 6 डॉट, तो यहाँ पे हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो 0 है यहाँ से इसको यूज नहीं किया गया, इसको हटा दिया गया है, इसलिए जो फाइनल नंबर वो निकल के आ रहा है 016.1। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि यहाँ पे डॉट कहाँ से आया। सर आपने तो बताया था कि यहाँ पे प्योर नोटेशन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे मेलविल डिवाई का कहने का मतलब ये था कि नंबर को सेपरेट करने के लिए उन्होंने डॉट को यूज़ किया है। चूँकि डॉट जो है यहाँ पे यूज़ किया गया है, हर 3 डिजिट के बाद एक डॉट लगाना है। ये विशेषता है डीवे डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम्स की। आपको मिनिमम 3 डिजिट लेने होंगे किसी भी मेन क्लास को डिनोट करने के लिए। चूँकि डीवे डेसिमल क्लासिफिकेशन में ऐसा प्रोविज़न पहले से है कि किसी भी मेन क्लास को डिनोट करने के आपको मिनिमम 3 डिजिट की रिक्वायरमेंट होगी। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे कि कोलन क्लासिफिकेशन और यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन में स्कीम में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। वहाँ पे आप सिंगल 1 डिजिट से भी आप मेन क्लास बना सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से नोटेशन जो है अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फिर दूसरा एक एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं क्लासिफिकेशन, आपको पता होगा, इतना मैंने एग्जांपल दिया था कि क्लासिफिकेशन जो है वो लाइब्रेरी साइंस का एक पार्ट है। तो यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और क्लासिफिकेशन दोनों अलग चीज़ें हैं। तो दोनों को ऐड करने के लिए कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे नोटेशन दिया हुआ है 8100 से 900 टू बेस नंबर 02546। ये आपको बेस नंबर लेना है 02546। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे 0254635। तो हमने यहाँ पे पहले देखा कि 02546 हमको बेस नंबर लेना है, उसके साथ में जब ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ऐड करना है। तो ये आपका पेज नंबर 27 में आप देख सकते हैं, शेड्यूल में आप जाएंगे 27 पेज नंबर पे लिखा होगा। इस प्रकार से हम लोग सब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे नंबर दिया है 35 जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नंबर है, जिसको बेस नंबर 02546 के साथ में यूज़ किया गया है। ये हो गया आपका सब्जेक्ट डिवाइस, किसमें, डीवे डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम में एडिशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है एड एरिया डिवाइस।
अब किसी मेन क्लास के साथ में जनरली कोई एरिया है उसको कैसे ऐड कर सकते हैं, उसका प्रावधान भी डीडीसी में दिया हुआ है। तो यहाँ पे किसी भी बेस नंबर के साथ में कोई एरिया अगर ऐड करना है तो वो आपका आएगा एरिया डिवाइस में। यहाँ पे एक एग्जांपल है जर्नलिज्म इन जापान। जर्नलिज्म अपने आप में एक सब्जेक्ट है और कहाँ की जर्नलिज्म की बात की गई है तो जापान की जर्नलिज्म की बात की गई है। तो जब यहाँ पे बात करते हैं जर्नलिज्म इन जापान की, तो यहाँ पे एरिया को ऐड करने के लिए है, यहाँ पे एक नोटेशन आपको देखने को मिलेगा पेज नंबर 50 में, 50 नंबर पेज में आप जाएंगे शेड्यूल में तो आपको देखने को मिलेगा कि नोटेशन ऐड एरिया नोटेशन 19 फ्रॉम टेबल 2। और हम जान सकते हैं कि टोटल 7 टेबल्स दिए गए हैं डीडीसी में, जो कि डिवाइड डेसिमल क्लासिफिकेशन को एक बेस प्रोवाइड करता है। उसके लिए 7 अलग अलग टेबल्स हैं। एक्चुअल में एक पहला जो पार्ट है वो टेबल को डिनोट करता है जिसमें टोटल 7 टेबल्स हैं। तो यहाँ पे टेबल 2 जो है वो किसी एरिया को डिनोट करता है। अगर आप टेबल 2 में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि जितने भी देश हैं उनका एक रेडीमेड नंबर वहाँ पे दिया गया है। उस नंबर को आपको ढूंढना है और मेन क्लास के साथ में अगर यूज़ किया गया है उसको उस नंबर को आपको लगाना है। दूसरा नंबर का जो टेबल है उसको एरिया टेबल बोला जाता है। अगर क्लासिफिकेशन स्कीम में अगर हम बात करते हैं किसी मेन क्लास के साथ में एरिया का जब यूज़ किया जाता है तो वहाँ पे टेबल 2 का हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि फर्स्ट पार्ट होता है डीडीसी में जो 3 वॉल्यूम होता है उसमें से पहला वॉल्यूम है। तो यहाँ पे हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो टेबल 2 है वो डीडीसी का सबसे बड़ा टेबल होता है। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि डिवाइड डेसिमल क्लासिफिकेशन में जो 7 टेबल्स होते हैं उसमें सबसे बड़ा टेबल कौन सा है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि एरिया टेबल जो होता है वो सबसे बड़ा टेबल होता है। फिर यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि बेस नंबर 079, तो 079 आपको बेस नंबर यूज़ करना है। और उसके साथ में फिर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कॉम्प्रिहेंसिव वर्क ऑन जनरल न्यूज़पेपर इन यूरोप 079.4। तो 079 आपका बेस नंबर हो जाएगा। उसके साथ में यूरोप के लिए 4 यहाँ पे नंबर यूज़ किया है। जब टेबल 2 में जाएंगे तो आप 4 देखेंगे, 4 का मतलब क्या होता है, तो वहाँ पे यूरोप आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पे एक और एग्जांपल है जापान। जापान नंबर है 52, तो 079 को एज ए हम लोग बेस नंबर यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने जो एरिया उसको अलग नंबर से डिनोट कर दिया है 4, और यहाँ पे जापान के लिए 5 और 2, ये दोनों एरिया टेबल से लाए गए हैं। इस तरीके से एक और एग्जांपल दिया है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे 900 जो है वो हिस्ट्री का नंबर है और 54 इंडिया का नंबर है। तो 00 को यूज़ नहीं किया गया है, यहाँ से 00 को हटा के 954 यूज़ किया गया है। यहाँ पे डॉट इसलिए नहीं है क्योंकि 3 डिजिट के बाद जो है वो दूसरा कोई डिजिट नहीं आया है, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ और 3 डिजिट का यूज़ किया है, कोई डॉट नहीं है इसके साथ में। फिर है अल्फ़ाबेटिकल डिवाइस। जनरली ये डिवाइस जो है वो सीसी में कोलन क्लासिफिकेशन ज़्यादातर देखने को हमें मिलता है, लेकिन कहीं कहीं पे डिवाइड डेसिमल क्लासिफिकेशन में भी इसका यूज़ किया गया है। पहला एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी इंडिया का नंबर है वो 54 जो है वो इंडिया को डिनोट करता है, और ये जो नंबर है वो कांग्रेस पार्टी को डिनोट कर रहा है, पॉलिटिकल साइंस। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं जो सी है वो कांग्रेस पार्टी के लिए है, और यहाँ पे लेबर पार्टी ऑफ यूनाइटेड किंगडम के लिए एल जो अल्फ़ाबेट है इसका यूज़ किया गया है। और यहाँ पे 51 जो है वो यूनाइटेड किंगडम का जो है नंबर है, जो कि टेबल 2 से लिया गया है। तो इस तरीके का जो नोटेशन है वो आपको देखने को मिलेगा पेज नंबर 225, 225 जब पेज नंबर में जाएंगे तो इस प्रकार का नोटेशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, नीचे में लिखा हुआ है। अभी आपने देखा कि डिवाइसेस क्या होते हैं, इनका यूज़ कहाँ होता है, कितने प्रकार के डिवाइसेस होते हैं और कैसे इनका यूज़ किया जाता है।